स्वागत है आप सभी लोगों का भारतीय भूगोल के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के सुपरफास्ट रिवीजन के लिए जो आपकी परीक्षाओं में अनेकों बार पूछे गए हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपने प्रश्नों को जहां पर छोड़ा था उसी के आगे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न, और ये सारे प्रश्न वन लाइनर प्रश्न हैं। आपको बस वीडियो को देख लेना है, सुन लेना है, आपको सारे प्रश्न रट जाएंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, इंडोनेशिया देश का सबसे अधिक सघन आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप है वो सबसे अधिक सघन आबादी वाला द्वीप है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चांदी के उत्पादन में कौन प्रसिद्ध है? तो चांदी का सबसे बड़ा जो उत्पादन होता है, सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो देश है उसका नाम है मैक्सिको। मैक्सिको में चांदी का सबसे सर्वाधिक उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसा है। तो कृष्णा नदी के किनारे कौन सा शहर है? उस शहर का नाम है विजयवाड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर जो आपकी नदियां बहती हैं उनमें प्रमुख नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, साबरमती नदी हैं। ये सारी नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। भ्रंश घाटी को हम लोग रिफ्ट वैली भी कहते हैं। और भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली जो अधिकांश नदियाँ होती हैं जिसमें नर्मदा, ताप्ती, साबरमती बताई गई है, ये सारी नदियाँ कहाँ पर जाके गिरती हैं? अरब सागर में जाकर गिरती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, गुजरात से होकर बहने वाली कौन सी नदी है? तो गुजरात से होकर बहने वाली नदियों में ताप्ती नदी और नर्मदा नदी ये आपकी प्रमुख नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं, ब्राज़ील किस महाद्वीप में है? तो ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कौन सा प्रसिद्ध देश है? उस देश का नाम है ब्राज़ील। अब अगला हमारा जो प्रश्न है ये आपके कुछ न्यूमेरिकल से संबंधित प्रश्न है, इसको हम चलिए देख लेते हैं। यदि 150 पश्चिमी देशांतर पर सोमवार के शाम के 4 बजे हैं तो 150 पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? तो अगर आपको ये डाटा याद है तब तो आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको जो है रटने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। एक आप समीकरण याद रखिएगा कि जो आपका 1 डिग्री होता है वो 4 मिनट के बराबर होता है। 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है। इस चीज़ को आप रट लीजिएगा, ये डाटा आप याद रखिएगा। अब इसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको पता है पृथ्वी 2 देशांतरों में बटी हुई है, इधर वाला पश्चिम होता है और इधर वाला कौन सा होता है? इधर वाला पूरब होता है। तो ये पश्चिम में कहाँ पर है? 150 डिग्री के देशांतर पे है। यानी कि जो बीच वाली लाइन है ये ग्रीनविच रेखा है जो कि लंदन से होकर जा रही है। तो इस तरफ कितने हैं? 150 हैं। और कुछ कहाँ रहा है? पूरब वाला। पूरब कहाँ है? यहाँ पर। तो ये कितना दूर है ग्रीनविच लाइन से? 150 डिग्री पूर्वी देशांतर में है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डिग्री हो गया हमारा? तो 150 इधर, 150 इधर, टोटल हमें कितना जाना होगा? 300 डिग्री जाना होगा। तो हमें कितनी डिग्री निकालना है? 300 डिग्री जाना है। ठीक है। और 1 डिग्री में आपको पता है कितने मिनट होते हैं? 4 मिनट। तो 300 डिग्री में कितने मिनट होंगे? 4 का गुणा कर दीजिए, कुल मिला कितना मिनट आ गया आपका? 1200 मिनट आ गया। ठीक है। तो 1200 मिनट का अंतर होगा। तो 1200 मिनट में कितने घंटे होते हैं? इसको निकालने के लिए 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 के भाग कर देंगे तो 6 दूनी 12, कुल मिला के आपका 20 घंटा आएगा। 20 और 20 घंटे का अंतर होगा। तो इस समीकरण से आपने अभी तक निकाला कि 20 घंटे का अंतर होगा, 20 घंटे का समय आगे होगा। ठीक है, क्योंकि पूर्वी देशांतर में समय आगे होता है, पश्चिमी देशांतर में समय पीछे होता है। अब आपको करना क्या है कि जो शाम के 4 बज रहे हैं वो कब? सोमवार के। तो इससे 20 घंटा जोड़ दीजिए। तो सोमवार की शाम को 4 बजे से आप 20 घंटा जोड़िए। जब 12 जोड़ेंगे तो आपका सुबह का 4 बज जाएगा और दिन कौन सा स्टार्ट हो जाएगा? मंगलवार। सुबह का 12 हो गया है, आपने 12 जोड़ा है। ठीक है, आपको कितना जोड़ना है? 20 जोड़ना है। तो सुबह के 4 बज चुके हैं, दिन हो चुका है मंगलवार। 8 और जोड़ दीजिए तो 12, 8, 20 कर देंगे। तो 4 बजे में जब 8 घंटा और जोड़ेंगे तो आपका कितना बज जाएगा? 12 टाइम हो जाएगा। तो 12 बजे दोपहर के 12 बजे, और दिन कौन सा रहेगा? मंगलवार। ये आपका समय होगा 150 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। तो अगर आपको ये समीकरण याद रहा होगा तो आप सॉल्व कर लेंगे, नहीं याद रहा होगा तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। राजस्थान नहर, इसको हम लोग इंदिरा गांधी नहर के भी नाम से जानते हैं। तो इस नहर को पानी कहाँ से प्राप्त होता है? तो सतलज नदी के द्वारा ही राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर को पानी प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैटूर बांध कहाँ पर बनाया गया है?
तो जो मैटूर बांध बनाया गया है वो कावेरी नदी पर बनाया गया है। कावेरी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? मैटूर बांध बनाया गया है। एक प्रसिद्ध नदी है एशिया की जिसका नाम है मीकोंग। मीकोंग किस देश से होकर बहती है? तो मीकोंग मलेशिया से होकर बहती है। तो मीकोंग नदी किस देश से होकर बहती है? मलेशिया से होकर बहती है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो अगला हमारा जो प्रश्न है वो कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, इसको हम अपने हिसाब से पढ़ते हैं कि संपूर्ण विश्व में किस ऐसा कौन सा वन क्षेत्र है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, सर्वाधिक प्रतिशत में पाया जाता है, यानी सर्वाधिक मात्रा में कौन सा वन क्षेत्र पाया जाता है संपूर्ण विश्व में? तो संपूर्ण विश्व में शीतोष्ण शंकुधारी वन, शीतोष्ण शंकुधारी वन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। संपूर्ण विश्व में शीतोष्ण शंकुधारी वन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यही इस प्रश्न का मतलब था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो वस्त्र यानी कपड़े बनाने के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले भारत से ही प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं। नदियों के अपरदन से प्रभावित सर्वाधिक राज्य कौन सा है? तो भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक नदियों के अपरदन से प्रभावित है? तो नदियों के अपरदन मतलब कि होता है कि नदियां अपने किनारे की मिट्टी को काट देती हैं, उसी को अपरदन कहते हैं। और इससे प्रभावित जो राज्य है वो असम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खारे पानी जिसको हम लोग नमकीन जल भी कहते हैं, उसमें कौन सा पेड़ उगाया जा सकता है? तो खारे पानी में मैंग्रोव वन सर्वाधिक मात्रा में उगाए जा सकते हैं, यानी कि मैंग्रोव वन जो है खारे पानी में उत्पन्न हो सकता है। आपको इतना पता होगा जो सुंदरबन का डेल्टा है आपके कहाँ पर है? पश्चिमी बंगाल में, उसमें मैंग्रोव वन ही पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। एस्बेस्टस क्या है? तो एस्बेस्टस एक रेसायुक्त खनिज है। रेसायुक्त खनिज है। क्या है? एस्बेस्टस एक रेसायुक्त खनिज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्करीक रेखा कहाँ पर स्थित है? तो सर्करीक रेखा को जानने से पहले आप सर्करीक के बारे में जान लीजिए कि जो सर्करीक है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। ये गुजरात राज्य में है और ये कहाँ पर है? कच्छ के रण में है। रण का मतलब होता है रेगिस्तान। तो जो कच्छ का रेगिस्तान है जो कि गुजरात राज्य में है, वहीं पर सर्करीक है और इसी से होकर सर्करीक रेखा जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो जो हमारा आर्कटिक महासागर है वो सबसे छोटा महासागर है। तो कौन सा महासागर सबसे छोटा है? आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। आगे बढ़ते हैं। इराक का ऐसा कौन सा शहर है? इराक देश में इराक देश में ऐसा कौन सा शहर है जो शियाओं के प्रसिद्ध अल अस्करी के लिए प्रसिद्ध है? तो जो शिया होते हैं, शिया और सुन्नी मुस्लिम धर्म में होते हैं, तो शियाओं का जो प्रसिद्ध अल अस्करी पूजा स्थल है वो किस शहर में है? वो इराक के करबला शहर में है। तो इराक के करबला शहर में शिया धर्म का प्रसिद्ध अल अस्करी पूजा स्थल स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, झारखंड का जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो झारखंड का जादूगोड़ा है वो यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गेहूं उत्पादन के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी कौन सी है? तो गेहूं के उत्पादन के लिए सबसे उपयोगी जो मिट्टी होती है उसका नाम जलोढ़ मिट्टी है। शुद्ध पानी की आपूर्ति का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? तो जो शुद्ध पानी पाया जाता है, तो जो वर्षा होती है, जो वर्षा की बूंदें होती हैं, उसी में सर्वाधिक शुद्ध पानी पाया जाता है। तो वर्षा जो होती है वो शुद्ध पानी की आपूर्ति का सबसे अच्छा स्रोत होता है। पृथ्वी की सतह से सबसे नज़दीक परत कौन सी है? तो हम जानते हैं क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह के सबसे नज़दीक वाली परत है। क्षोभ मंडल ऐसी परत है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक पाई जाती है। क्षोभ मंडल के ऊपर क्या है? समताप मंडल है। एलिफेंटा दर्रा कहाँ पर है? तो एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में है। हजारों बार इसे हम लोग पढ़ चुके हैं। लिग्नाइट क्या है? तो लिग्नाइट जो है सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। सबसे निम्न कोटि का जो कोयला होता है उसे हम लोग लिग्नाइट के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयोगी होती है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में उपयोगी होती है। हजारों बार हम पढ़ चुके हैं। ऐसा कौन सा जल डमरू मध्य है जो अफ्रीका और यूरोप को बांटता है? तो ऐसी कौन सी जल संधि है जो अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है? तो जिब्राल्टर की जो जल संधि है वो अफ्रीका और यूरोप को आपस में अलग करती है। ठीक है। अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो अरावली के बारे में तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपके राजस्थान में हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसी कौन सी परियोजना है जिसे भारत सरकार ने सबसे पहले चालू किया था? तो दामोदर घाटी
परियोजना जो है उसे भारत सरकार ने सबसे पहले चालू किया था। दामोदर घाटी जल परियोजना भारत सरकार ने सबसे पहले चालू की जाने वाली जल परियोजना है। आगे बढ़ते हैं, ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होने की सर्वाधिक संभावना कहाँ पर है? तो ज्वारीय ऊर्जा का मतलब होता है कि समुद्र के जल में ज्वार भांटे आते हैं, उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को हम लोग ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। और इसको उत्पन्न होने की सर्वाधिक संभावना गुजरात के भावनगर में है। तो गुजरात के भावनगर में ज्वारीय ऊर्जा शक्ति को उत्पन्न करने की सर्वाधिक संभावना है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था और रखरखाव की जिम्मेदारी किसके पास है? तो जो हमारा नेशनल हाईवे होते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, उसकी व्यवस्था करना, उसके रखरखाव करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग कितने यात्री सेवायान यानी यात्री कोच हैं? तो यात्री कोच मतलब जो डिब्बे होते हैं उन्हें हम लोग यात्री कोच कहते हैं। तो भारतीय रेलवे में लगभग 44,100 यात्री कोच हैं यानी कि डिब्बे हैं। आगे बढ़ते हैं, जोनल रेलवे हेडक्वार्टर ऑफिस में स्टेशन मास्टर के विभाग का मुखिया कौन होता है? तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो जोनल का जो रेलवे हेड ऑफिस होता है उसमें स्टेशन मास्टर का जो मुखिया होता है वो मुख्य प्रचालन प्रबंधक होता है। तो मुख्य प्रचालन प्रबंधक जो होता है वो स्टेशन मास्टर का मुखिया होता है। कहाँ पर होता है? जोनल रेलवे हेडक्वार्टर ऑफिस में। आगे बढ़ते हैं, भारत में 2 नए रेल जोन बनाए गए हैं, उनका नाम है उत्तर पश्चिमी रेलवे, ये नया रेल जोन है, और एक दूसरा है पूर्व मध्य रेलवे। ये 2 नए रेल जोन बनाए गए थे। ये कब बनाए गए थे? 2002 में बनाए गए थे। ठीक है, डेट आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस 2002 सन को याद रखिएगा कि 2002 में भारत में 2 नए रेल जोन बनाए गए थे, उत्तर पश्चिमी रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसा कौन सा राज्य है जो कोंकण रेलवे से जुड़ा हुआ है? उसमें अपना कैपिटल यानी पूंजी देता है, अपना रुपया लगाता है, लेकिन वहाँ तक उसकी रेलवे लाइन नहीं बिछी हुई है। तो कुछ राज्यों में ऐसा है कि राज्य भी अपने रेल का संचालन करते हैं, जिसमें से एक है कोंकण रेल। कोंकण रेल आपके महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल से होकर जाती है, लेकिन वर्तमान समय में केरल से यह कोंकण रेल होकर नहीं जाती है, लेकिन फिर भी केरल का जो राज्य है वो इसके संचालन में पूंजी देता है यानी रुपए देता है। तो कौन सा राज्य देता है? केरल राज्य देता है, लेकिन वर्तमान समय में कोंकण रेल जो है वो केरल राज्य तक नहीं जाती है। इस प्रश्न का यही मतलब था। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय रेलवे लाइन की लंबाई लगभग कितनी किलोमीटर की है? तो भारतीय रेलवे लाइन की जो लंबाई है वो लगभग में 67,368 है। तो 67,368 किलोमीटर भारतीय रेलवे लाइन की लंबाई है। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। ये सारे प्रश्न 1 लाइनर प्रश्न थे। 1-2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, ये सारे प्रश्न आपको रट जाएंगे, क्योंकि इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में अवश्य पूछा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।